हेलो ऑल, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ पाइथन मेड इजी। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पाइथन स्टेटमेंट एंड टेकिंग इनपुट। सो पाइथन स्टेटमेंट क्या है, एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। x इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हम x की जो x एक वेरिएबल है, इसको हम एक 4 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यानी कि जो एक वेरिएबल था इसको हमने असाइन किया 4 वैल्यू, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, तो कोई भी वैल्यू हमें स्क्रीन या कंसोल पर प्रिंट करानी होती है तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने लिखा प्रिंट और उसके बाद हमने हेलो एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दिखाई देगा हेलो। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू 4 यहाँ पर जैसे हमने असाइन की और हम प्रिंट कराते हैं x, तो अभी हमें आउटपुट में मिलेगा 4, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। इन पाइथन स्टेटमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्टेटमेंट इज ए यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। यानी कि एक ऐसा कोड, एक यूनिट ऑफ कोड जिसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर पाता है, तो वो कहलाता है हमारा पाइथन का स्टेटमेंट। टेकिंग इनपुट, हम जानते हैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, अगर यूज़र उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है या यूज़र को कोई रिज़ल्ट हमें नहीं हम दे पा रहे हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़लेस होगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र से एक इनपुट लेता है और उसके रिस्पॉन्स में उसको एक आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए इनपुट एक फंक्शन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है इनपुट और उसके बाद ऑप्शनल एक प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट जैसे कि इनपुट ए नंबर, इनपुट ए नंबर। तो जब इस तरह से हम स्टेटमेंट लिखते हैं इनपुट स्टेटमेंट, तो स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देगा इनपुट ए नंबर। उसके बाद यूज़र कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराएगा और हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट जो हम लिख रहे हैं विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन व्हेन द इनपुट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और ये ऑप्शनल होता है। अगर हम प्रॉम्प्ट नहीं भी देते हैं तो भी हमारा इनपुट स्टेटमेंट काम करेगा। अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं इनपुट तो भी ये 100% काम करेगा। बस अब इसमें डिफरेंस क्या होगा कि स्क्रीन के ऊपर इनपुट लेने से पहले कोई भी इस तरह की स्ट्रिंग दिखाई नहीं देगी। एक यहाँ पर स्क्रीन, जैसा कि हम स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, इनपुट स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया है इनपुट, और प्रॉम्प्ट में हमने यूज़ किया एंटर योर फर्स्ट नेम। और जो भी इसमें वैल्यू इनपुट में आएगी वो हमने एफ नेम एक वेरिएबल है उसमें इसकी वैल्यू को स्टोर कराया। तो जैसे ही इंटरप्रेटर ने इसको एग्जीक्यूट किया तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एंटर योर फर्स्ट नेम। उसके बाद यूज़र ने अर्नब ये एक वैल्यू इंस्टॉल कीबोर्ड से टाइप की। अगेन एक स्टेटमेंट लिया इनपुट जिसमें प्रॉम्प्ट दिया गया एंटर योर एज। अब जो भी यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू हमारी एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो ये स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर अगर हम एक टाइप जो फंक्शन है वो यूज़ होता है कि किस तरह का डेटा एज जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हुआ है। तो हम जैसे ही ये टाइप करते हैं एज, तो हमें दिखाई भी देगा कि ये स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। तो हमें क्लास str स्क्रीन के ऊपर अपनी दिखाई देगा। पाइथन में कंसेप्ट है टाइप कास्टिंग। इन द लास्ट एग्जाम्पल वी टुक एज इनपुट एज स्ट्रिंग डेटा टाइप। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा एज का, उसमें हमने उसको एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि एज एक नंबर है। तो हमें जो स्ट्रिंग हमारी यूज़र ने एंटर की है उसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो इस तरह के जो कन्वर्जन होते हैं उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंट फंक्शन। दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, जबकि जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है उसको हम फोर्सफुली हम उसको कराते हैं।
तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया, प्रॉम्प्ट हमने लिया एंटर योर एज, यानी कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा एंटर योर एज। उसके बाद जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो पहले इंट फंक्शन के थ्रू पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगी, उसके बाद इस एज वेरिएबल में स्टोर होगी। तो प्रॉम्प्ट एंटर योर एज है, तो यहाँ पर लिखा है एंटर योर एज। उसके बाद यूज़र ने एक नंबर एंटर किया और ये नंबर अब स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग नहीं जाएगा क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। तो एज वेरिएबल में अब हमारा एक नंबर स्टोर गया है। तो अगर हम इसको देखना भी चाहते हैं तो टाइप हम एक फंक्शन है हमने यूज़ किया टाइप एज, तो अब इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग ना आकर वो क्या आएगी, इंटीजर। मोर अबाउट प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट एक तरीके से हमारा आउटपुट स्टेटमेंट भी कहलाता है। प्रिंट फंक्शन गिव्स आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज स्क्रीन। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारी यहाँ पर स्क्रीन होती है। इट इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग इट। इस लाइन का ये मतलब है, अगर प्रिंट 2+2 हम लिखते हैं तो इट इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग। अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर डिस्प्लेइंग द डेटा इसने 2+2 को पहले इवेलुएट किया और जो इसका रिजल्ट है उसने कंसोल पर इसको प्रिंट किया। जो सिंटैक्स है प्रिंट स्टेटमेंट का वो कुछ इस तरह होता है, प्रिंट, उसके बाद वो वैल्यू जिसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पर 2 एडिशनल आर्गूमेंट भी होते हैं जो कि कहलाते हैं सेपरेटर एंड एंड। जो सेपरेटर है CP वो कहलाता है, वो क्या होता है, सेपरेटर इज बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज़, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ब्लैंक स्पेस। तो अगर हमारी मोर देन 1 वैल्यूज़ हैं तो वो सभी ब्लैंक स्पेस से सेपरेट होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें SEP की वैल्यू यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिखनी होगी। उसी तरीके से जो एंड स्टेटमेंट है, जो एंड आर्ग्यूमेंट है, वो बताता है अबाउट द लास्ट कैरेक्टर आफ्टर द प्रिंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो यानी कि जब हमारा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो वो वैल्यू प्रिंट होने के बाद हमारा जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक नेक्स्ट लाइन होता है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं प्रिंट ABC और उसके बाद एक और स्टेटमेंट है प्रिंट XYZ, तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले ABC प्रिंट होता है फिर नेक्स्ट लाइन में XYZ प्रिंट होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड हमारा आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन है। तो नेक्स्ट लाइन मतलब जब इसने पहले स्टेटमेंट ने अपना काम किया उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जब प्रिंट होगा तो वो नेक्स्ट लाइन से ही प्रिंट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता होना चाहिए कि जो एंड कैरेक्टर है दैट इज़ न्यू लाइन। अब इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स ले लेते हैं। तो राइट द करस्पॉन्डिंग पाइथन स्टेटमेंट। असाइन द एवरेज ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेथ टू अ वेरिएबल सम। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, तो लेंथ और ब्रेथ का हमें एवरेज लेना है। तो हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2 और इसको असाइन किया हमने एक सम नाम के वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 2, assign a list containing strings paper gel pen and eraser to a variable stationery। यानी कि अभी हमें एक वेरिएबल में एक पूरी लिस्ट असाइन करनी है। तो लिस्ट के लिए हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट अपने एलिमेंट्स को रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट यहाँ पर बनाई ABC, तो ये हमारी लिस्ट कहलाई जो कि कॉमा से सेपरेटेड एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स इसने पहले से दिए हुए हैं पेपर, जेल पेन, इरेज़र। तो इसको हमने असाइन किया एक वेरिएबल में जो कि है स्टेशनरी। तो इस तरह से इसका आंसर हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, असाइन द स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। अब हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल एक साथ हैं जिनके नाम है फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। तो अगर हमें एक ही स्टेटमेंट में तीनों वैल्यूज़ जो है असाइन करनी है तो उसका तरीका कुछ इस तरह से होगा। तो हम पहले पहला वेरिएबल लिया, फिर कोमा, दूसरा वेरिएबल लिया, फिर कोमा,
तीसरा वेरिएबल लिया, फिर हम इक्वल स्टेटमेंट लगाएंगे, इक्वल ऑपरेटर यूज़ करेंगे और जो वैल्यू हमें असाइन करनी है, अगर हमें फर्स्ट में मोहनदास असाइन करना है तो पहली जो हम राइट साइड में जो लिखेंगे वो लिखेंगे मोहनदास, फिर उसको कोमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद करमचंद, फिर कोमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद गांधी। तो होगा क्या, फर्स्ट जो मोहनदास है वो जाएगा पहले वेरिएबल में, ये जाएगा मिडिल वेरिएबल में और गांधी जाएगा हमारा लास्ट वेरिएबल में। तो ये तरीका भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, assign the concatenated values of string variable first, middle and last to the variable full name। तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमने फर्स्ट, मिडिल और लास्ट 3 वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन की, मोहनदास, करमचंद, फिर गांधी। तो ये 3 वैल्यू हमारी इन तीनों में अलग अलग वेरिएबल में आ गई हैं। इसको लिख लेते हैं अलग से। तो जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था उसमें आया मोहनदास, जो हमारा मिडिल वेरिएबल है उसमें आया करमचंद, और जो हमारा लास्ट वेरिएबल है उसमें आया हमारा गांधी। तो अभी हम ये तीनों जो हमारे वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग वेरिएबल्स में पड़ी हुई है। अब क्वेश्चन क्या है, असाइन द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि जो ये अलग अलग हमारी वैल्यूज़ हैं ये एक ही स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट हो जाएं, यानी कि जुड़ जाएं, और फिर वो जो जुड़ के एक वैल्यू बनती है वो हमारी एक वेरिएबल है फुल नेम, उसमें असाइन हो जाए। Make sure to incorporate the blank spaces appropriately between the different part of the name। तो अगर हम इसको डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर लिया गया है, तो फुल नेम इक्वल्स टू, तो कॉन्कैटिनेशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर अगर हम स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं तो वो एडिशन ना करके हमारा स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है। लेकिन अगर हम इस तरह से कुछ लिखेंगे फर्स्ट प्लस मिडिल प्लस लास्ट, तो हमारा जो फुल नेम है इसके अंदर कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, मोहनदास, करमचंद, गांधी। यहाँ पर कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। तो ब्लैंक स्पेस भी आए जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द ब्लैंक स्पेसेस अप्रोप्रिएटली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस हम एक एडिशनली इस तरह से एक ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, फिर मिडिल, फिर प्लस, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर प्लस लास्ट। तो इसका जो अब आउटपुट आएगा यानी कि जो फुल नेम में वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, मोहनदास स्पेस, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, करमचंद, फिर स्पेस क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, और फिर इसके बाद गांधी। तो ये फुल नेम के अंदर एक स्ट्रिंग आएगी जो कि इस तरह से होगी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, num1 num2 इक्वल्स टू 2 3। इसका मतलब num1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, num1 इक्वल्स टू 2 एंड num2 इक्वल्स टू 3। ये वाली वैल्यू यहाँ पर असाइन होती है और ये वाली इधर होती है। फिर num3 num2 इक्वल्स टू num1 एंड num3 प्लस 1। तो num3 में वैल्यू जाएगी num1, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में हमारे पास इस तरह की वैल्यू है जो कि इससे पहले यहाँ पर डिफाइन नहीं हुई है, तो और उसी को हम यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब num3 की वैल्यू हमारी पहले से यहाँ पर डिफाइन नहीं, num1 एंड num2 की वैल्यू हम देख रहे हैं 2 एंड 3 असाइन हो गई है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है जो कि कह रहा है कि num2 में वैल्यू num3 प्लस 1 आए, लेकिन num3 की वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो एरर होगा, बिकॉज num3 शुड बी डिफाइंड फर्स्ट। पहले इसको डिफाइन किया जाना चाहिए, उसके बाद हम इसका यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इक्वल्स टू 4 num2 इक्वल्स टू 3 एंड num3 इक्वल्स टू 2। तो इस तरह के स्टेटमेंट भी आपके सामने एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जब भी इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उसको हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, num1
इक्वल्स टू num1 प्लस, फिर जो राइट साइड में पूरा लिखा हुआ है उसको हम कॉपी करेंगे, num2 प्लस num3। फिर हम देख ही रहे हैं कि num1 की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 3 प्लस 2, तो हमारा आउटपुट आएगा 9। सिमिलरली एक और एग्जांपल इस तरह का ले लेते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इक्वल्स टू 2, num2 इक्वल्स टू 3 एंड num3 इक्वल्स टू 2। अब इस स्टेटमेंट को फिर से हम किस तरह से लिख सकते हैं, num1 इक्वल्स टू num1, और ये वाला जो सिंबल है ये हम जानते हैं एक्सपोनेंट का है, तो यानी कि ये जो पूरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है तो ये num1 का एक्सपोनेंट होगा। तो num2 प्लस num3 पहले निकाल लेते हैं, तो num2 3 है, num3 2 है, तो 3 प्लस 2 5, तो यानी कि जो num1 है दैट विल बी num1 रेज टू द पावर 5। अब num1 की वैल्यू 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 5, इट मीन्स 2 इंटू 2, जो कि इवेलुएट होता है 32। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इक्वल्स टू 2, num2 इक्वल्स टू 3 एंड num3 इक्वल्स टू 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम अभी जो पहले दो क्वेश्चंस किए हैं उनका एक मिक्सचर है। तो हम इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पर ऑपरेटर है तो num1 इक्वल्स टू, अब जो यहाँ ऑपरेटर है उससे पहले हम ये वाला भी यहाँ पर कॉपी करेंगे, तो num1 एक्सपोनेंट का सिंबल, फिर जो राइट साइड में है उसको कॉपी करना है, num2 प्लस num3। अब num1 की वैल्यू 2, यहाँ एक्सपोनेंट है, ठीक है, num2 प्लस num3, तो इसकी वैल्यू आएगी 5, तो 2 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 32, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, num1 इक्वल्स टू 5 प्लस 5। तो हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो हम सिंगल कोट में जो हमारा वैल्यू लिखी हुई है तो ये न्यूमेरिक नहीं है, ये कैरेक्टर है, और कैरेक्टर है या हम बोल सकते हैं सिंगल कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है। तो जब भी स्ट्रिंग के ऊपर प्लस सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको कॉन्कैटिनेट करता है इंस्टीड ऑफ एडिंग, ऐड नहीं करता है क्योंकि ये नंबर नहीं है। तो जब कॉन्कैटिनेट करेगा तो 5 ये जो कैरेक्टर है प्लस ये वाला कैरेक्टर, तो हमारा आउटपुट 5 आएगा। तो प्रिंट करके अगर देखते हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा 5 दैट इज अ स्ट्रिंग नॉट एन इंटीजर। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंट करना है जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको। अब हम जानते हैं प्रिंट जो कैसे काम करता है, जो भी एक्सप्रेशन हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है पहले उसको हम इवेलुएट करेंगे। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2.0 प्लस 2.0, तो हम जानते हैं 4.00 डिवाइडेड बाई 4.0 एंड दैट इवेलुएट्स टू 1.0, ये हमारा आउटपुट रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट दी आउटपुट, नंबर इक्वल्स टू 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में एक वैल्यू है डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आई थिंक मिसिंग है, तो आप इस तरह से इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ जो ऑपरेटर देख रहे हैं प्लस है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद हमारा माइनस है, एक डिवीज़न है, ये हमारे ऑपरेटर हैं। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है प्लस और माइनस से। तो अगर हम ये देखते हैं तो हमें ये ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व करने हैं, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो हमें 2 प्लस 9 नहीं करना क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हायर है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2
प्लस 9 इंटू, अब जो ब्रैकेट होते हैं इनको हम सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 12 इंटू 3 दैट इवेलुएट्स टू 36 माइनस 8 देन डिवाइड 10, फिर 2 प्लस 9 इंटू, अब अगर हमारे पास ब्रैकेट है तो इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई हो जाती है। 36 माइनस 8 इवेलुएट्स टू 28 डिवाइड 10। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई है और जो डिवीज़न है इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। तो जब सेम होती है तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 28 252 डिवाइड 10। फिर आगे हम सोल्व करेंगे तो प्लस है हमारे पास और डिवीज़न है, तो हम जानते हैं डिवीज़न की जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, तो इसमें आ जाएगा 2 प्लस 25.2। अब केवल एक ही ऑपरेटर बचा है तो हम जानते हैं ये आंसर आएगा 27.2।